हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। मैं पीवाईक्यू सॉल्व करा रही थी 2022 का। ठीक है, आज इसका पार्ट 2 है और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा पेड कोर्स के बारे में। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हालांकि मैं कल आपके साथ लाइव सेशन लेके आई थी कि पेड कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रेटजीज क्या रहेगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, ये मेरा डिटेल्स है, मेरा क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग एक्सपीरियंस है। एंड पेड कोर्स हम लोग चालू कर रहे हैं 26 जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे से, है ना। और पेपर 2 होम साइंस अगर सिर्फ परचेज करना चाहते हो तो 10% आपको ऑफ मिलेगा। देन यू हैव टू पे 6299। और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगा, वीडियो कोर्स मिलेगा, लाइव मिलेगा, प्लस आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, राइट। पीडीएफ मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में नोट्स का, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज बेसिक सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप ये पीवाईक्यू फॉलो कर रहे हो, इसमें मैं इन डिटेल सोल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, पर आप पेड कोर्स में आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा पीवाईक्यू 2020 एंड 23 का। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और कौन से यूनिट से, कौन से मतलब सब टॉपिक से आपको रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो ना आप थोड़ा फोकस करके ज़्यादा और इन डेप्थ वे में पढ़ सकते हो, इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है। इसलिए आपके प्रिपरेशन अभी 4.5-5 महीना बाकी है, इसलिए पहले आप पीवाईक्यू से सॉल्व करो। कल का सेशन आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है कैसे क्या सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 परचेस करना चाहते हो तो देन यू हैव टू पे 8,999। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वीडियो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, लाइव मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, एंड रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। और इसमें पीवाईक्यू 2022 और 23 का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा पेपर 1 के लिए। स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज मिलेगा पेपर 1 के लिए कि आपके इनर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टअप हो जाए। आपको जैसे यूनिट में जहाँ पे आपको मेहनत करना ज़रूरी है ना। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जहाँ से बच्चे डरते हैं। कहीं कहीं का मैथ्स वीक है, कहीं कहीं का डीवाई वीक है ना। तो वो सारे आपको वीकनेस दूर हो जाए, है ना। एग्जाम से पहले आप एकदम कॉन्फिडेंस फिल करो, इसलिए टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पेपर 1 का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। एंड ये डिस्क्रिप्शन था। चलिए हम लोग चालू करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। So 41 number question is permanent hardness in the water is due to the presence of what salts। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट। तो आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है। तो आंसर वुड बी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये परमानेंट हार्डनेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये टेम्पोररी हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है, या टेम्पोररी हार्डनेस वाटर में प्रोवाइड करते हैं ये दो सॉल्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रॉजर्स इनोवेटर्स। आपको बोलना है कि रॉजर्स ने डिफ्यूजन इनोवेशन जो थ्योरी दिया था, वहाँ पे फर्स्ट जो 2.5% लोग थे वो है इनोवेटर। तो इनोवेटर का क्वालिटी कैसे होना चाहिए, कैसे इनोवेटर्स होना चाहिए? well educated, deliberate, risk loving, more traditional bound, well connected with the outside world। तो आंसर विल बी well educated, deliberate नहीं होना चाहिए, रिस्क लविंग, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, रिस्क लविंग होना चाहिए, और वेल कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, अगर ट्रेडिशनल बाउंड होगा तो नया कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा।
और डेलिबरेट नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली वेल कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, अगर वो बाहर की दुनिया से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो इनोवेट का तो सवाल ही नहीं आता। तो वेल कनेक्ट नेटवर्किंग मतलब क्रिएट करना, वेल कनेक्टेड रहना, ये इनोवेटर्स का एक फीचर होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन ऑफ इनोवेटर मॉडल है। तो इनोवेटर है 2.5%, अर्ली अडॉप्टर है 13.5%, अर्ली मेजॉरिटी है 34, लेट मेजॉरिटी 34 एंड लैगर्ड्स है 16%। ठीक है। Now 43 number question is the following are the aspect of principle of harmony। आपको बोलना है जो हार्मोनी है इसका क्या क्या एस्पेक्ट्स है। ठीक है। लाइन एंड शेप, साइज, टेक्सचर, आइडिया, प्रोपोर्शन एंड कलर। तो प्रोपोर्शन is a principle of design not the aspect of harmony। तो इसलिए proportion नहीं होगा। बाकी line and shape, size, texture, idea, color, ये those are the aspects of harmony। ठीक है। Now 44 number question is following are the features of strategy। आपको बोलना है strategies का क्या क्या features होना चाहिए। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया है। It relates to one area of operation, requires commitment or to the organization. It is based mostly on future scenario. It will not affect future growth of organization. It is based on expected behavior of the forces in the external environment. तो answer would be it requires commitment of the organization. It based mostly the future scenario and it is based on expected behavior of forces in the external organization। सी अगर स्ट्रैटेजी, अगर आप कोई प्रोग्राम या प्लानिंग के लिए स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, विल नॉट। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता देन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे नॉट बोला है तो ये कट जाएगा। इट रिक्वायर्स it relates to one area of operation। obviously strategy सिर्फ one area of operation को relate नहीं करता है। there are different aspects or different areas of operation of one operation। तो यहाँ पे multiple अगर होता तो it would be the right answer। ठीक है। now यहाँ पे हिंदी पे है, देख लीजिएगा। 45 number question is the following ways can be used to identify the potential leader for the community development। तो community development के लिए community development initiative के लिए कैसे potential leader identify करना है। ठीक है। discussion, यहाँ पे ऑप्शन दिया है डिस्कशन, ड्रामेटाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशियोमेट्रिक टेक्निक एंड पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। तो आंसर वुड बी डिस्कशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशियोमेट्रिक टेक्निक एंड पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन। ड्रामेटाइजेशन नहीं होगा, that would be part of promotion of something positive। It could be apply for behavior change communication technique but not to identify the potential leaders in a community। तो potential leaders कौन होते हैं, जो influential होते हैं, जिनमें बोलने का क्षमता होता है, अच्छे से बोलने का क्षमता, और जिनका बात लोग सुनते हैं, जिनको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वही पोटेंशियल लीडर होता है। तो वो डिस्कशन के माध्यम से आइडेंटिफाई हो सकता है कम्युनिटी में। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से आपके आइडेंटिफाई हो सकता है। फिर पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशन भी आइडेंटिफाई हो सकता है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ये क्वालिटेटिव टेक्निक है। ठीक है, कि सोशल रिलेशन कैसा है, कि जो लीडर आइडेंटिफाई या चुना जाएगा, ठीक है, उसके साथ पूरे कम्युनिटी का रिलेशन कैसा है, तो वो सोशियोमेट्रिक टेक्निक उसको बोलते हैं। इससे भी पोटेंशियल लीडर आइडेंटिफाई हो सकता है ना। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन इज चिल्ड्रन विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फर्स्ट क्या बोला है, सिट अप, क्रॉल, वॉक लेटर देन अदर चिल्ड्रन, find it hard to remember things, not understanding how to play the thing, then understand the social rules easily, speak fluently, have trouble seeing consequences for their action,
solve the problem easily and think logically. So answer would be first, sit up, crawl, walk later than other children. Find it hard to remember things, not understanding how to pay for the things. Pay attention for the things. D would be have trouble seeing consequences for their action. ठीक है, तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं तो उनमें ऑब्वियसली जो नॉर्मल ग्रोथ पोटेंशियल है वो डिले होगा, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे डिले होगा। फिर उनको हर चीज़ समझने में और उसको रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करने में या इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगा, कंसंट्रेशन में दिक्कत होगा। अगर कोई चीज़ करने में दिक्कत हो रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी सही नहीं रहेगा, उसका आउटकम तो ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा ना। तो उसको ट्रबल हमेशा क्रिएट सामने से मिलेगा कि वो जो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसके अनुसार नहीं मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो दोज आर द पोटेंशियल फैक्टर्स और एसोसिएटेड फैक्टर्स रिलेटेड विद द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे हिंदी पे है। Now 48 number question is unsocial behavior patterns are egocentric, prejudice, adjacent behavior, rivalry and cooperation. Unsocial बोला है, ठीक है, unsocial। तो unsocial में cooperation तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ए ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। egocentric होगा, prejudice होगा और rivalry होगा, ठीक है। adjacent behavior नहीं होगा। Now 49 number question is identity is a self-portrait composed of many pieces including career identity, political identity, interest, personality and idealistic behavior. तो answer would be career identity, political identity, interest and personality. Idealistic behavior, ठीक है, ये self portrait में नहीं आता है। See, idealistic behavior, it is a subjective term. It depends from individual to another individual. हर कोई में एक idealistic behavior आता है, पर इसका वो जब self portrait खुद को आप कैसे दर्शाते हो उसमें idealistic behavior को मान्यता नहीं दिया जाता है। उसमें कैरियर आइडेंटिटी होता है, अगर किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी आता है, उस व्यक्ति का किस में इंटरेस्ट है वो आता है, फिर उस व्यक्ति का ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन्फ्लुएंशियल है, डोमिनेटिंग है, ये सारे पार्ट आता है। आइडियलिस्टिक बिहेवियर, ठीक है, ये पर्सनालिटी का एक को पार्ट है, ठीक है, ये एक पर्सनालिटी का सब पार्ट है, पर सेल्फ पोर्ट्रेट में ये उभर के नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पर्सनालिटी बोला होता तो फिर आइडियलिस्टिक बिहेवियर आता। नाउ 50 number question is children who behave morally tend to have parents who foster an external rather an internal sense of morality, involve children family decision making and in process of thinking about the moral decision. C is provide opportunities for the children to learn about the other perspective and feelings. D is are warm and supportive rather than punitive and inductive discipline. So answer would be involve children in the family decision making and in the process of thinking about the moral decision, provide opportunities for the children to learn about other perspective and feelings. And D is are warm, supportive rather than punitive and the inductive discipline. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है children who behave morally and tend to have parents who, मतलब अगर कोई बच्चा है, अगर वो मॉरली बिहेव कर रहा है तो उसका जो पेरेंट्स है वो कैसे होगा, है ना। तो ऑब्वियसली वो सपोर्टिव होगा, प्यूनिटिव नहीं होगा, और वो फैमिली डिसीजन में बच्चे को शामिल करेगा। हालांकि बच्चा मॉरली डिसीजन नहीं ले सकता है कोई कोई क्षेत्र में, कोई कोई चीज में, पर फिर भी उसका भी एक व्यू पॉइंट शामिल किया जाएगा उस डिसीजन में, है ना। फिर उसको मौका मिलेगा शामिल करने का, मतलब ये है। फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट अदर पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग, जिसको एम्पैथी बोलता है, जिसको एम्पैथी बोला जाता है।
कि दूसरे के पर्सपेक्टिव में सोचना, दूसरे के शूज में अपना पैर रख के देखना कि कितना दूसरा जो है वो दिक्कत में है, राइट। तो ये जो है मॉरली बिहेव जो बच्चा है उसका पेरेंट्स का ये सारे नेचर होना चाहिए। ये हिंदी में है, देख लीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रॉस्पेरिटी, इलिटरेसी एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग। और आंसर वुड बी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर इलिटरेसी एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग। देखो ये जो पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रॉस्पेरिटी, ये नहीं आएगा। फर्स्ट एक ऑप्शन से ये क्लियर हो जाता है, वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ए एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर वुड बी 3, कंज्यूमर प्रॉब्लम, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली कहीं कहीं चीज में हम लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट में भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज सामने गया है, उसका फर्दर क्लैरिफिकेशन होना मुश्किल है। आपको पता है, ऑब्वियसली इंडिया डेवलपिंग है, पॉपुलेटेड है, तो उसका प्रोसेस में भी दिक्कत आता है, ठीक है। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कहाँ से कहाँ पहुँचना है consumer issues related. 52 number question is example of the traditional educational folk media in India. आपको बोलना है कि traditional folk media, educational folk media कौन सा है। folk media तो बहुत है, पर educational वाला कौन सा है। ऑप्शन में है देखिए, जात्रा, बुरा कथा, भांगड़ा, गरबा एंड विदेशिया। तो आंसर वुड बी जात्रा, बुरा कथा एंड विदेशिया। भांगड़ा जो है ये डांस फॉर्म है, पंजाब से है। गरबा जो है गुजरात के डांस फॉर्म है, जो नवरात्रि में किया जाता है, डांडिया एंड गरबा। नाउ व्हाट इज बुरा कथा क्या है? इट इज ऑल्सो स्पेल्ड एज बुरा कथा, is an oral storytelling technique in the Jankam Katha tradition and performed in the villages of Andhra Pradesh and Telangana. तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से बुरा कथा है, ये फॉर्मली एक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग टेक्निक है ना। फिर विदेशिया क्या है? इट इज ओरिजिनेटिंग एज 20th century folk theatre. It is popular form of dance drama in the Bhojpuri speaking region of Bihar. तो विदेशिया से बिहार याद रखिएगा। Now 53 number question is monitoring and evaluation of project is done for effective management, achieving objective, promotion stakeholder, establishing accountability, optimal use of resources. तो answer would be effective management, achieving objective, establishing accountability and optimal use of resources. Stakeholder promotion के लिए monitoring evaluation नहीं किया जाता है। स्टेकहोल्डर प्रमोशन सोशल मीडिया प्रमोशन के एक पार्ट है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में नहीं आता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, ओवरऑल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हो रहा है या नहीं देखने के लिए मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन किया जाता है। आपका प्रोजेक्ट का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो पाएगा टाइमली, वो देखने के लिए किया जाता है। एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। और ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, देयर आर सेवरल रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोजेक्ट या वन प्रोजेक्ट, तो वो ऑप्टिमल, टू इंश्योर द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसको देखने के लिए या रिव्यू करने के लिए भी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन किया जाता है। तो आंसर वुड बी ए, बी, डी एंड ई, ठीक है। यहाँ पे हिंदी पे है। Now 54 number question is Amartya Sen expanded the concept of development to include building, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, क्या क्या है? Building dependence on developing countries on developed countries, building people's capacities, enhancing people freedom, enhancing people's income through capital investment, reducing inequalities. तो आंसर would be reducing inequality, फिर enhancing people's freedom and building people capacity, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या, ए पे क्या बोला है, बिल्डिंग डिपेंडेंस ऑन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन डेवलप कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना है। इसके लिए ये एक्सपेंड करने के लिए डेवलपमेंट, अमर्त्य सेन का कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट रोल आउट हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको इंडिविजुअल कैपेसिटीज डेवलप करने के लिए हुआ है, ठीक है। फिर एनहेंसिंग पीपल इनकम थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इनकम जनरेशन की बात नहीं किया गया है, यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक वे में देखा गया है। पीपल का, जितने भी लोग हैं उसका क्षमता वर्धन, है ना। फिर उसका जो फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ कैपेसिटीज, ये सारे जो जितने भी फैक्टर्स है उसको इंक्रीज करने के लिए, फिर इनइक्वालिटीज जो है उसको रिड्यूस करने के लिए, ये जो उनका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है उन्होंने ये प्रिपेयर किया है। सी, आपको पता है अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विनर है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफाइंस डेवलपमेंट, उनका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या डिफाइन करता है? इट रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन from human freedom in various dimensions of life, including political participation, economic facility, and social opportunity. Right? Now, यहाँ पे हिंदी में है। 55 number question is power of test is, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है। Ability to detect the real effect in population based on a sample taken from the population, probability of correctly rejecting null hypothesis when it is true, increase when sample size increases, probability of correctly rejecting null hypothesis when it is false, decrease when the sample size increases. तो आंसर would be A, C and D. क्या बोला है? Ability to detect the real effect. आप जब कोई स्टडीज करते हो, रिसर्च करते हो, पूरे पॉपुलेशन से कुछ सैंपल्स आप चुनते हो डिफरेंट सैंपल टेक्निक से, ठीक है। फिर उसका क्यों चुनते हो? रियल इफेक्ट देखने के लिए, ठीक है। फिर पावर ऑफ टेस्ट में ये भी, पावर ऑफ टेस्ट ये भी दर्शाता है जब ये पावर ऑफ टेस्ट इंक्रीज कब होता है? जब सैंपल साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि एरर का चांस कम हो जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि नल हाइपोथेसिस को हमको भूल साबित करना है, रिजेक्ट करना है ना, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपनाना है या सही साबित करना है, ठीक है। ये हिंदी में है। फिर यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया है और उसका आरडीए से आपको मैच करना है। कैल्शियम का कितना होगा? कैल्शियम गर्ल्स का 16 to 18 years अकॉर्डिंग आरडीए 2020 1050 मिलीग्राम पर डीएल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम गर्ल्स का 13 to 15 years आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग 350 मिलीग्राम पर डीएल होगा। आयरन, आयरन होगा 13 to 15 years गर्ल्स के लिए 30 मिलीग्राम, और जिंक होगा गर्ल्स 16 to 18 years 14.2 मिलीग्राम पर डीएल अकॉर्डिंग टू आरडीए 2020। सी, आरडीए जब आप पढ़ते हो, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा आरडीए हर एक इंडिविजुअल का उसका मतलब क्षमता होते हैं कि कैसे आप आरडीए को प्रिपेयर करो। पर मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी नेट की, तो मैंने क्या किया था, मैंने हर रोज एक मैं एज ग्रुप लिया और एक न्यूट्रिएंट, क्योंकि मेरे पास 2 to 3 months था और मेरा टाइम था, इसलिए मैं हर रोज एक एक करके न्यूट्रिएंट्स करती थी। अगर आज मैं एक न्यूट्रिएंट मेमोराइज करती थी, सेकेंड डे मैं उसको लिखती थी, उसके बाद सेकेंड मैं न्यूट्रिएंट मैं याद रखने की कोशिश करती थी। आपके पास अभी टाइम है, एक एक करके प्रिपेयर करो, इसका कोई शॉर्ट तरीका कुछ नहीं होता। अगर होगा ना, अगर आप करके भी जाओ ऐसे, आप जब कंप्यूटर स्क्रीन देखोगे एग्जाम हॉल में, आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसका याद रखने का एक ही तरीका है, हर रोज आप एक न्यूट्रिएंट लो और एज ग्रुप अकॉर्डिंग आप उसको लिखो, लिख के पढ़ो। आप जितने बार लिख के पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको रिटेंशन में वो हेल्पफुल रहेगा। ऐसे मैं करती थी।
इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं है, ये हिंदी में है, देख लीजिएगा। नाउ 57 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट दिया है और इसका फंक्शंस क्या है आपको मैच करना है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, स्पेसिफिकली सोयाबीन में मिलता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इट एक्ट एज अ फ्लेवर एनहेंसर। टोकोफेरॉल क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई का नाम है ना। टू टाइप्स ऑफ होता है, टोकोफेरॉल एंड टोकोट्राइएनॉल। योगर्ट, इट एक्ट एज अ प्रोबायोटिक, ठीक है। तो 3 वुड बी द आंसर। यहाँ पे हिंदी में है और यहाँ पे आप देखिए 58 नंबर क्वेश्चंस में पूछा है स्टिचेस और उसका यूज कौन 300 क्या है, 400 क्या है, उसका दूसरा नाम पूछा है और उसका यूज पूछा है। तो 300 को क्या बोलते हैं? लॉक स्टिच बोलते हैं। 400 को क्या बोलते हैं? मल्टी थ्रेड चेन स्टिच बोलते हैं। 500 को ओवरेज स्टिच बोलते हैं। 200 को हैंड स्टिच बोलते हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ 59 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे फैशन टर्म्स दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन है, आपको बोलना है कौन सा क्या है। बॉडीज क्या है? बॉडीज है वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन ऑफ बेसिक डिजाइन। टॉयल्स क्या है? टॉयल्स है लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ ओरिजिनल डिजाइन। एटिलियरिस क्या है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड्स ऑफ डिजाइनर वर्कशॉप। मोडा प्रोंटा इटालियन रेडी टू वेयर ड्रेसेस है। नाउ यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यहाँ पे स्टेयर्स का, ये हाउसिंग से क्वेश्चन आपका आया है, एक यूनिट है हाउसिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्टेयर्स का डिफरेंट पार्ट दिया है और आपको वो पार्ट जोड़ना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है, कौन सा क्या है। ट्रेड, ट्रेड क्या है? ट्रेड है हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टेप वेयर द फुट इज प्लेस, मतलब अगर ये स्टेयर्स है तो ये जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको ट्रेड बोलते हैं। राइजर क्या है? राइजर है वर्टिकल पोर्शन ऑफ द स्टेप्स। फ्लाइट क्या है? फ्लाइट है सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट प्लेटफॉर्म, ठीक है। नॉइजिंग क्या है? नॉइजिंग है द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ ट्रेड। फिर सॉफिट क्या है? सॉफिट है अंडर द सरफेस ऑफ द स्टेयर्स। नाउ यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज दिया है, हर बार विंडोज से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो 2020 से नया पैटर्न चालू हुआ है, तो 2020 से आपको विंडोज से स्पेसिफिकली, इवन 2019 में भी आया था विंडोज से क्वेश्चन, तो ये 2019 से विंडोज से क्वेश्चन आने का ट्रेंड चालू है, हर बार आपको मिलेगा। ऑनिंग विंडो पूछा, ऑनिंग विंडो क्या है? विंडो यूनिट वेयर द सैश इज hinged at the top of the window frame। और कभी भी आप विंडोज पढ़ रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेयर्स पढ़ रहे हो, वॉल्स पढ़ रहे हो, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन्स पढ़ रहे हो हाउसिंग का, आप पिक्चर देखते हुए पढ़ो। ऑनिंग विंडो का आप पिक्चर देखते हैं, ये रही ऑनिंग विंडो का पिक्चर, यहाँ पे हैच लगा है, वही आपको बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ डॉर्मर विंडो, डॉर्मर विंडो क्या है? वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ, दिस इज कॉल्ड द डॉर्मर विंडो। देखिए ये वर्टिकल है ना, स्लोपिंग रूफ में प्रोवाइड है और एक विंडो, इसको बोलते हैं डॉर्मर विंडो। फिर है क्लेरेस्टोरी विंडो, ये क्या है? ये है विंडो और सीरीज ऑफ विंडो अलोंग द टॉप एज अ स्ट्रक्चरल वॉल, यूजुअली एट और नियर द रूफ लाइन। ये देखिए ये रूफ लाइन में, ठीक है, सीरीज ऑफ विंडोज है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्लेरिस्टोरी विंडो, ठीक है। फिर स्काईलाइट क्या है? स्काईलाइट है विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ, ठीक है। ये देखिए रूफ स्लोप में विंडो प्रोवाइड है, इसको बोलते हैं स्काईलाइट विंडो। नाउ यहाँ पे पियर स्टेटस दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है, कौन से, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन दिया है, उसका नेचर दिया है, आपको मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट है पॉपुलर चिल्ड्रन, तो पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से टाइप ऑफ, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है?
are frequently nominated as a best friend and are rarely disliked by the children. ठीक है. Now, neglected children क्या है? Neglected children are infrequently nominated as best friend but are not disliked by their peers. Rejected क्या है? Rejected है rarely nominated as someone's best friend and are actively disliked by their peers. फिर controversial children क्या है? Controversial are those are frequently nominated both someone best friend and being disliked by the children. Now, यहाँ पे different type of reflexes दिया है, आपको उसका responses match करना है. Baby skinny क्या है? हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, different type of languages, speech और different type of reflexes, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा. Now coming to the point, baby skinny क्या है? Baby skinny fans out of the toes, twist foot in usually turns hit fans out of the toes and twist. ठीक है, twisting. Now फिर मोरो क्या बोला है? मोरो बोला है startle arches back through the head, back flings out of the arm, legs and then rapidly closes center to the body. Rooting क्या है? Rooting है turns head, opens mouth and being sucking. ठीक है. Tonic neck क्या है? Tonic necks है form fits with both hand and usually turns head to the right. टॉनिक नेक जो रिफ्लेक्सेस है ये मोर और लेस 2 to 3 months में ये डिसअपियर हो जाता है. ठीक है. सकलिंग एक टाइम के बाद इनवॉलेंटरी हो जाता है. बेबी स्किनी मोर और लेस 12 months तक रहता है. मोर और लेस 7 months तक रहता है. 64 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पे टोटल 17 हमारे गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यहाँ पे आपको बोलना है कौन सा गोल्स कौन से क्षेत्र से या कौन से मोटा इश्यूज दर्शाता है. ठीक है. तो फर्स्ट जो है SDG 1 इट इज रिलेटेड टू नो पॉवर्टी. SDG 2 related to zero hunger. SDG 3 it is related to good health and well-being. SDG 4 it is related to quality of education. देखिए यहाँ पे टोटल 17 गोल्स है, ये आपको याद करके जाना है. यहाँ से क्वेश्चन आता है, इवन आपको पेपर 2 में अगर नहीं मिलेगा, पेपर 1 में तो जरूर मिलेगा. तो गोल नंबर 1 क्या है? नो पॉवर्टी. गोल नंबर 2 है जीरो हंगर. गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. 4 है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. 5 है जेंडर इक्वालिटी. 6 है क्लीन वाटर सैनिटेशन. 7th है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी. 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. 10th है reduced inequalities. 11th है sustainable cities, communities. 12th है responsible consumption and production. 13th है climate action. 14th है life below the water. 15th है life on the land. 16th है peace and justice. 17th है partnership for goals. ठीक है, very very important. अच्छा, SDG 2015 to 2030 तक है, और इससे पहले क्या था? 2000 से 2015 तक था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG, राइट. नाउ यहाँ पे बॉडी एक्सप्रेशन दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. अब एम्ब्लेम्स क्या है? एम्ब्लेम्स है कम्युनिकेट अ मैसेज अदर देन द टॉपिक ऑफ करेंट कन्वर्सेशन. इलस्ट्रेटर क्या है? इलस्ट्रेटर है साइन विच डेवलपमेंट वर्बल कम्युनिकेशन. रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर मेंटेन द फ्लो ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड एडाप्टर क्या है? एडाप्टर इज हेल्प्स रिलीव टेंशन और स्ट्रेस. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड्स दिया है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया है, आपको बोलना है कौन सा क्या है. मिक्स्ड मेथड नोशंस. मिक्स्ड मेथड नोशन क्या है? शॉर्ट हैंड लेबल्स कन्वेइंग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च.
मिक्स्ड मेथड पर्पस स्टेटमेंट क्यों यूज होता है? इट इज ओवरऑल इंटेंट कवरिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड। मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्या है? It is an approach to inquiry that combines qualitative and quantitative research form. And mixed method research क्या है? It is a special question directly addressing the mixed quantitative and qualitative forms. Now, 67 number question is put the correct sequence highest to lowest the iron content as per 10 ग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है हाईएस्ट टू लोएस्ट अकॉर्डिंग टू द आयरन कंटेंट ऑफ द दिस पोटेंशियल फूड्स। ठीक है, बाजरा है, सोयाबीन है, स्पिनच, आलमंड एंड एसाफोइटिडिया। तो फर्स्ट है एसाफोइटिडिया, फिर है सोयाबीन, फिर है आपके बाजरा, उसके बाद है आलमंड, उसके बाद है स्पिनच। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, तो 1 वुड बी द राइट आंसर। नाउ यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? अरेंज द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाना है। फर्स्ट क्या आएगा? न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग, उसके बाद है न्यूट्रिशन असेसमेंट, उसके बाद है न्यूट्रिशन डायग्नोसिस, उसके बाद है आपके न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, उसके बाद है लास्ट है मॉनिटरिंग। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीनिंग करना है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में। फर्स्ट कोई अगर पेशेंट जाता है तो उसका स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद असेसमेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट थ्रू द वर्बल असेसमेंट होता है, पूछताछ करने के माध्यम से। ठीक है, उसका पास्ट हिस्ट्री रिव्यू चेक किया जाता है, उसके बाद कौन से उसके शरीर में कौन से डिजीज है उसका डायग्नोस्ड होता है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन इंटरवेंशन किया जाता है थ्रू फूड, मेडिकेशन एंड ओवरऑल। उसके बाद उसको मॉनिटर किया जाता है आफ्टर इंटरवेंशन, राइट? दिस इज अ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। नाउ आपको 69 क्या पूछा है? वूल प्रोडक्शन। वूल प्रोडक्शन का सीक्वेंस पूछा है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन ना ड्रॉप हो गया था बिकॉज दो जो ऑप्शन है 1 and 4 ये सेम है। तो क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है शेयरिंग, उसके बाद है ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग, उसके बाद है स्कोरिंग। ठीक है, उसके बाद है कार्बोनाइजिंग, उसके बाद है कार्डिंग, उसके बाद है कोम्बिंग। ठीक है, ये है वूल प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? गिव द करेक्ट सीक्वेंस मेकिंग कलमकारी। कलमकारी जो है प्रिंट, उसको कैसे सीक्वेंस में, प्रिंट प्रोसेस क्या है उसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है नेचुरल ब्लीचिंग, उसके बाद क्या होगा? मायरोबालम ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद होगा प्रिंटिंग, उसके बाद है आपके बॉइलिंग एंड वॉशिंग, उसके बाद है पेंटिंग एंड लास्ट में होता है एलम ट्रीटमेंट एंड वॉशिंग। नाउ 71 नंबर अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग एनर्जी ऑडिट ऑफ अ बिल्डिंग। ये भी हाउसिंग से आपके क्वेश्चन है, हाउसिंग वाले यूनिट से। सी तो फर्स्ट क्या होगा? ऑडिटर मीटिंग एंड क्लाइंट मीटिंग, उसके बाद होगा साइड इंस्पेक्शन, उसके बाद होगा एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न एनर्जी यूज प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट जनरेट करेंगे एंड लास्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिटर रिकमेंडेशन। लास्ट में कोई चीज़ का रिकमेंडेशन दिया जाता है, जैसे थीसिस, अगर आप थीसिस बना रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो लास्ट में ही आपके रिसर्च वर्क का रिकमेंडेशन दोगे, फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्क दोगे, सेम प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको पूरा स्टेप पता भी नहीं है पर आपको ये पता है कि रिकमेंडेशन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ही दिया जाता है, तो भी आप आंसर लगा पाओगे सीक्वेंस में, क्योंकि लास्ट में जो डी है एक ही ऑप्शन में है रिकमेंडेशन। Now 72 number question is arrange the steps involved controlling process.
एक एक बार एनटीए को ना एक एक टाइम हर एक चीज से कुछ कॉमन टॉपिक होता है, उससे ही क्वेश्चन पूछने लगता है। इस बार कंट्रोलिंग से आपको 2 क्वेश्चन मिला है ना। पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला। वहाँ पे पूछा था डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग, यहाँ पे आपको स्टेप्स पूछा है कंट्रोलिंग का स्टेप्स। तो फर्स्ट है सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, पहले स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है मेजर द परफॉर्मेंस, उसके बाद है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, उसके बाद है एनालिसिस ऑफ डेविएशन, उसके बाद है टेक द करेक्टिव एक्शंस। मुझे जितना याद आ रहा है ये रिपीटेटिव पीवाईक्यू है, ऑलरेडी आपके 2015 या 14 वाले बैच जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा गया था। नाउ 73 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स इन द क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। क्रिएटिव प्रोसेस का आपको स्टेप्स अरेंज करना है, क्या है फर्स्ट है इंसाइट, ठीक है। उसके बाद है इलेबोरेशन, उसके बाद है इंक्यूबेशन, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन, उसके बाद है इवेलुएशन, ठीक है। नाउ 74 नंबर क्वेश्चन पूछा है एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस, सीक्वेंस में आपको पूछा है एरिक्सन, फिर फ्रूड, पियाजे, ये सारे कोलबर्ग, ये जितने भी थ्योरीज है बहुत कॉमन है, हर बार आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको प्रिपेयर करके जाना मस्ट है ना। तो क्या है सीक्वेंस में आइए देखते हैं। फर्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इम्प्योरिटी, उसके बाद है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, उसके बाद है इंटीमेसी स्टेटस वर्सेस आइसोलेशन, एंड लास्ट में क्या है इंट्रीगेटिव वर्सेस डिस्पेयर। यहाँ पे एरिक्सन स्टेज है, यहाँ पे एज है फर्स्ट, फिर साइकोसोशल क्राइसिस टास्क है, उसके बाद है कौन से वर्चू कौन से एज ग्रुप में डेवलप होता है। तो फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इम्प्योरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। और वर्चू होप, विल, पर्पस, competency, fidelity, love, care and wisdom. Now 75 number question is arrange the following highest percentage to lowest percentage of memory retention as per Edgar Dale's cone of experience, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा स्टिम्युलेट, उसके बाद होगा डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन, उसके बाद होगा वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद होगा वॉच वीडियो, फिर होगा रीड, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लीजिए एडगर गेल्स कोन ऑफ ये जो मेमोरी रिटेंशन है यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट परसेंटेज एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस 1 ईयर छोड़ के दूसरे ईयर में ये पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसको तरीका है याद रखने की, देखिए जो लास्ट है और ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट वाला है और ये कॉन्क्रीट वाला है। लास्ट में क्या है मोटर एंड स्किल डेवलपमेंट, फिर बीच में है कॉग्निटिव स्किल और फर्स्ट में है इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग लास्ट से चालू करेंगे, मैं ऐसे ही याद रखती थी। मेरा ये कोड वर्ड था DCDDFEMAPVTV,
थोड़ा सा ट्रिकी है, 1-2 दिन आप करोगे तो याद रह जाएगा। डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, एग्जीबिशन, मोशन पिक्चर, ऑडियो, फोटोज, पिक्चर, विजुअल सिंबल्स एंड टेक्स्ट एंड वर्बल सिंबल्स। ये इनिशियल से आप याद रख सकते हो, जैसे DCDD, FEMAP, PV and TV. Now, 76 number question is arrange the steps in formulating the communication strategy. आपको बोलना है अगर कोई आप communication strategy prepare कर रहे हो, उसका स्टेप्स कैसा रहेगा या सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में आप उसको प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट क्या होगा, एनालिसिस द ऑडियंस। आप कौन से टारगेट ग्रुप या ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हो, राइट। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ द गोल्स। आपको कुछ एम्स एंड गोल्स सेट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन मेथड्स एंड मीडिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिजाइनिंग द मैसेजेस। उसके बाद है प्लानिंग द एक्टिविटीज एंड लास्ट होगा इवेल्युएशन, राइट। इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग तो बीच का स्टेप है। उसके एट द एंड ऑफ कोई भी आप स्ट्रेटजी प्रोग्राम कुछ कर रहे हो, लास्ट इवेल्युएशन होता है। उसके बाद अगर आप रिसर्च वाले स्टेप्स करते हो, उसके बाद रिसर्च आपके रिपोर्टिंग होता है, फिर डॉक्यूमेंटिंग होता है। तो इवेल्युएशन जो है ना, वो एकदम एट द एंड आता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपको एनालिसिस करना है ऑडियंस कौन सा है, फिर आपको गोल सेट करना है, एम टारगेट सेट करना है ना। उसके बाद क्या करना है, कौन से मीडिया कम्युनिकेशन, कौन से मेथड आप यूज करोगे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज डिजाइन करना है, राइट। फिर क्या करना है, फिर आपको प्लानिंग करना है कौन से कम्युनिकेशन एक्टिविटीज आपके पूरे स्ट्रेटजीज में शामिल रहेगा। उसके बाद आप इवेलुएट करोगे एट द एंड प्रोसेस कि इसका इफेक्टिविटी क्या रहा, राइट। Now, 77 number question is the sequential steps of constructing the Likert stamp rating scale. ठीक है, आपको sequential steps बताना है। Likert scale या Likert भी बोल सकते हो आप। क्या है, एक है construction of the items, ठीक है। फिर है evaluation of the items by expert। फिर है tail test on a स्मॉल सैंपल। उसके बाद है आइटम एनालिसिस एंड उसके लास्ट है रिलायबिलिटी एस्टिमेशन, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, कि प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है। नाउ 78 नंबर क्वेश्चन इज द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या है, एक टूल है। तो आप क्वेश्चनियर जब डेवलप कर रहे हो, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्ट। उसके बाद है डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस। फिर उसके बाद 3 नंबर रहेगा कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस। फिर ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड लास्ट इज राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट। पहले आप क्वेश्चनियर जब सेट कर रहे हो, जब डेवलप कर रहे हो, स्पेसिफिक आपको कंस्ट्रक्ट, कौन से स्पेसिफिकेशन के वजह से आप क्वेश्चनियर सेट कर रहे हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। फिर फॉर्मेट डिसाइड करना है कि क्वेश्चनियर किस टाइप का रहेगा, ओपन एंडेड रहेगा क्वेश्चंस, उसमें क्लोज एंडेड रहेगा या मिक्स एंडेड रहेगा, है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन कॉन्स्ट्रक्ट करना है, डोमेन सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑर्डर और सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन नोट करना पड़ेगा। फर्स्ट हर इंस्ट्रक्शन पहले ही आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चनियर के बाद, या हर एक डोमेन सेट करने के बाद स्पेसिफिक, अगर आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो जो सर्वेयर होंगे उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन नीचे लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन से मेरा आउटकम ये है, तो इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये रहा स्टेप्स। Now, 79 number question is, a poverty is basic cause of undernutrition in children.
रीजन में क्या बोला है, पॉवर्टी कंट्रीब्यूट्स टू अंडर न्यूट्रिशन बाय एडवर्सिंगली इन्फ्लुएंसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हाउसिंग एंड लिविंग एनवायरनमेंट with increased risk of infection. Both are the correct statement and R is the correct explanation of A. Obviously, तो देखो एसडीजी गोल में पहले क्या बोला है, नो पॉवर्टी, एंड ऑफ पॉवर्टी, राइट। तो पॉवर्टी इज अ बेसिक कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, है ना। तो पॉवर्टी कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के साथ रिलेटेड है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, फूड सिक्योरिटी में कंपोनेंट रहता है ना, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, अफोर्डेबिलिटी क्या है, तो 4-5 कंपोनेंट है। उसके ऊपर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के हम जब बात बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आते हैं, हिडन हंगर आते हैं, है ना। अगर आपको प्रॉपर नरिश्ड फूड नहीं मिल रहा है, इसके वजह से डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम लाइक एनीमिया डेवलप होने का चांसेस रहता है, इसलिए एनीमिया का परसेंटेज इतना बढ़ रहा है। अब अगर इंडिया के आप सिचुएशन देखो, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है ना। अब चाइना को भी इंडिया पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में, राइट। तो इतना अगर पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में इफेक्ट पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन पैटर्न में इफेक्ट पड़ेगा, फूड का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, राइट। फिर उसके साथ साथ जहाँ पे एक इंसान रह रहे हैं, हाउसिंग, लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है, पॉपुलेशन की वजह से उसमें इफेक्ट पड़ेगा, जिसको हम लोग वॉश प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, राइट। तो इन जो इन्फेक्शन का है उसका चांसेस भी बढ़ेगा, राइट। तो both are the correct statement and R is the reason for E. Now 80 number question, this is a last question of this section and क्या पूछा है assertion में, when dispersed dyes are applied to the polyester at the low temperature, carriers are required to bring about penetration to the dye molecules into the fiber. रीजन में क्या बोला है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर eliminates the need of the carrier. Both are the correct statement and R is the correct explanation of A. यहाँ पे dispersed dye के ऊपर बोला है कि dispersed dye में, ठीक है, लो टेम्परेचर में कैरियर्स रिक्वायर्ड होता है, क्यों, जो डाई मॉलिक्यूल्स है उसको फाइबर में पेनिट्रेट करने के लिए, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्या करते हैं, एलिमिनेट्स कर देते हैं नीड ऑफ द कैरियर। क्योंकि यहाँ पे आपको एसर्टेशन में क्या बोला है, लो टेम्परेचर मेंशन किया है, पर रीजन में देखो आपको क्या बोला है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एलिमिनेट करते हैं व्हाट, द नीड ऑफ द कैरियर। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोग ये जितने भी सेशन हैं, PYQ सेशन, जितना भी सीरीज मैं लेके आ रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है ना। आई होप आप लोगों को PYQ सीरीज पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही तक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। तो 2023 का क्वेश्चंस एंड उसका सॉल्यूशंस मैं लेके आऊँगी, और इसके अलावा भी आप, जो मैंने सेशन चालू करने से पहले भी बोला था कि आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 26 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, वीडियो कोर्स मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड मिलेगा, PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और PYQs का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। हालांकि मैं YouTube पे आपको करा रही हूँ, है ना, 2022-23 का, पर डिटेल वे में सोल्यूशन आपको लाइव क्लासेस में मिलेगा, और थ्रू आउट द जर्नी दिसंबर तक का, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, आपको गाइड करने के लिए, है ना। तो यू कैन परचेस द पेड कोर्स, है ना। तो अगर आप सिर्फ होम साइंस के पेपर 2 परचेस करना चाहते हो, आपको फीस लगेगा 6299। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 परचेस करना चाहते हो, तो यू हैव टू पे 8999, 10% ऑफ है ना। और इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, इसमें आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, लाइव कोर्स में लाइव
क्लास एंड रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा। और 2022-2023 का सॉल्यूशंस मिलेगा बोथ ऑफ द पेपर, एंड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे पाओगे, है ना, एग्जाम से पहले। तो ये जो क्लास है होम साइंस का, ये 26 जुलाई ऑनवर्ड्स चालू हो रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक विथ PYQ सेशन, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे दूसरे कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, कीप लर्निंग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, टेक केयर।